यूपी में चल रहा था पूरा का पूरा फर्जी दूतावास। सुप्रीम कोर्ट के वकील की एंट्री से खुला राज। यूपी में कैसे पकड़ा गया इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय। सबसे पहले तो आपको स्वागत है सर। और अश्वनी जी अक्सर एक बात कहते हैं कि जब तक झूठ को कोई गंभीर अपराध घोषित नहीं किया जाएगा तब तक लोग इसी तरीके से झूठ बोलते रहेंगे। और ये झूठ सिर्फ आपस में नहीं बल्कि झूठी गवाही और उन झूठी गवाहियों से कैसे कुछ जिंदगियां बर्बाद होती हैं अक्सर हमने देखा है। लेकिन सोचिए, झूठ की बुनियाद पर अगर कोई भारत में रहकर किसी देश का दूतावास ही खड़ा कर दे, उसमें महंगी महंगी गाड़ियां हो, बहुत सारे लोग काम करते हो, अपने आप को राजनयिक बताए, मतलब सोचिए, मतलब अब यही कमी रह गई थी। सरकार से सीधा पंगा ले रहे हैं, विदेशों में अपना पूरा नेटवर्क फैला रहे हैं। गाजियाबाद से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया जिसमें हर्षवर्धन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और उसके ताल्लुक कुछ लोगों से मिले हैं। वो सऊदी वऊदी जाता था तो वहां पर कुछ मुसलमानों से मिलता था, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर गाजियाबाद में, मतलब वो इलाका जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर पूरा दूतावास चल रहा था। 2 मंजिला एक बंगला है वहां पर और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। आज सर से यही समझने की कोशिश करूंगी, झूठ की तो कोई लिमिट है नहीं, कोई कितना ही बोलता चला जाए, लेकिन झूठ की बुनियाद पे पूरा दूतावास, पूरी एम्बेसी खड़ी कर दी। पूरी एम्बेसी खड़ी कर दिया। राजदूत खुद को अपने बताने लग गया। हाँ। लोगों से मीटिंग करने लग गया। लोग वहां पे वीजा बनवाने आने लग गए और उसके बाद वहां पे लोग नौकरियों का ऑफर करने लग गया कि हमें उस देश में हम आपको नौकरी भी दिलवा देंगे। सारा का सारा खेल और 7 साल से चल रहा था और कविनगर में चल रहा था, जहां से एसएसपी का ऑफिस मात्र 500 मीटर है, डीएम का, कलेक्टर का ऑफिस 500 मीटर है, डिस्ट्रिक्ट जज 500 मीटर की दूरी पे बैठते हैं। मतलब कुल जो कविनगर और राजनगर, पूरा का पूरा गाजियाबाद का प्रशासन कविनगर राजनगर में बैठता है, वहीं रहता है। ऑफिसेस सारे राजनगर में है, रहते लोग कविनगर में। उसके बावजूद 7 साल से चल रहा था। और आप देखिए कि ना आईबी उसको पकड़ पाई, ना उसको एलआईयू पकड़ पाया, ना सीआईडी कहीं इनपुट दे पाई। तो कितना बड़ा फ्रॉड, लेकिन उसकी हिम्मत क्यों पड़ रही है? कभी आपने सिंगापुर में नहीं सुना होगा कैसे कोई फर्जी दूतावास बना के बैठा हो, कभी आपने जर्मनी में नहीं सुना होगा, कभी आपने अमेरिका में नहीं सुना होगा, भारत में ही सुना है। भारत में हो रहा है। ऐसी एक घटना भी आई है सूरत में। एक आदमी कोर्ट बना लिया, अच्छा, जज बन गया। वहां फर्जी पेशकार, फर्जी वकील, फर्जी जज, फर्जी वहां मुकदमे आने लग गए, मुकदमे के फैसले होने लग गए और मुकदमों का फैसला कर करके उसका ऑर्डर डीएम को जाता था और डीएम उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करते थे। ये हो रहा है भारत में। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है, लोगों को सजा का भय नहीं है। और कानून का खौफ क्यों नहीं है? एक तो कानून घटिया है, सड़ा हुआ है। दूसरा, न्यायिक व्यवस्था हमारी सड़ चुकी है। मुकदमे चलते रहेंगे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति 7 साल से एम्बेसी चला रहा था, कविनगर वाला। वर्तमान कानून के हिसाब से न इसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, न इसकी नागरिकता खत्म होगी, न इसको आजीवन कारावास, फांसी होगा। ये तो 2012 में भी जेल जा चुका था किसी मामले में, और 12 से फिर इसने अपना पूरा एम्बेसी खड़ी की होगी, बाद में की है ना। हाँ, तो 2012 में जेल गया। अगर 1 साल के अंदर उस मुकदमे की का फैसला हो जाता, इसको जेल हो गई होती, ये जेल में सड़ रहा होता, तो ये काम नहीं करता। और लेकिन बाहर आ गया जमानत पे तो दूसरा काम शुरू कर दिया। मैं ऐसे अनेक एग्जाम्पल जानता हूं जहां पे बलात्कारी अंदर गया, जमानत पे बाहर आ गया, दूसरा बलात्कार कर दिया। ड्रग स्मगलर अंदर गया, जमानत पे बाहर आया, फिर ड्रग बेचना शुरू कर दिया। किडनैपिंग करने वाला अंदर गया, पकड़ा गया, जमानत पे आया, फिर किडनैपिंग कर लिया। भाड़े पे हत्या करने वाले कई ऐसे केस आ चुके हैं। भाड़े पे हत्या किया, अंदर गया, मुकदमों का ट्रायल पूरा हुआ नहीं, सजा हुई नहीं है, जमानत पे बाहर आ गया और आया, उसने फिर हत्या कर दिया। भारत में जो अपराध बढ़ रहा है, वो अपराध बढ़ने का यही कारण है कि हमने अपने कानूनों को देखा ही नहीं कि हमारे कानून और सिंगापुर के कानून में क्या अंतर है, हमारे कानून जापान के कानून में क्या अंतर है, हमारे कानून अमेरिका के कानून में क्या अंतर है। हमने बहुत सारे ऐसे लूप होल बना रखे हैं और पुलिस व्यवस्था हमारी गुलामी वाली चल रही है, प्रशासनिक व्यवस्था हमारी गुलामी वाली चल रही है, न्यायिक व्यवस्था वही अंग्रेज जो दे के गए थे वही चल रही है। बाकी सब मामलों में हाईवे वर्ल्ड क्लास, एक्सप्रेसवे वर्ल्ड क्लास, एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास, मिसाइलें हमारी वर्ल्ड क्लास, सैटेलाइट हमारे वर्ल्ड क्लास, सारे वर्ल्ड क्लास।
लेकिन कानून के मामले में हमने कभी संसद में चर्चा भी नहीं हुई कि हमारा जुडिशियल सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम होना चाहिए, हमारा पुलिस सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम होना चाहिए, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम होना चाहिए। आप खुद सोचिए, 5 साल से सूरत में एक आदमी नकली कोर्ट बना के बैठा हुआ है, नकली जज, बताइए। ठीक है, बाकायदा मुकदमे वहां चल रहे हैं, वहां फैसले हो रहे हैं। किसको लूट रहा था? जो बेचारे निर्दोष हैं उनको लूट रहा था, उनकी जमीनों को फैसला कर रहा था, एक तरफा फैसला कर रहा था, सब कुछ हो रहा था, इंप्लीमेंट हो रहा था। आपके गाजियाबाद में इसके पहले ड्रग का कारोबारी पकड़ा गया और बाद में बाहर आया, फिर उसने ड्रग का कारोबार करना शुरू किया। और ये तो वो लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं से फंडिंग होती रहती है, बड़ा नेटवर्क है इनका। मैं उन 2 लड़कियों को देख रही थी, परी और महक, वो भी शायद यूपी का ही मामला है, और वो बहुत अश्लील कंटेंट बनाती थी। उनको अरेस्ट किया गया कि भाई आप सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट मत डालिए। जैसे ही 4 दिन बाद जमानत मिली, फिर से डाल दिया कंटेंट। मैं यही डर ही नहीं है किसी में। डर नहीं है, खौफ नहीं है। जबकि और खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि पता है कि यहां तो मुकदमा चलेगा ना 10 साल 20 साल। लोगों को पता है, हर्षवर्धन को पता है कि 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में आज तक कुछ हुआ ही नहीं। जो नकली एम्बेसी बना के बैठा, या सूरत में जो नकली जज बन के बैठ गया, उसको पता है यार 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, उसमें कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा। उसको पता है 1,86,000 करोड़ का कोयले घोटाले में कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा। उसको पता है कि वाड्रा की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई तो हमारी जांच कहां से पूरी हो जाएगी। उसको पता है कि नेशनल हेराल्ड की जांच तो आज भी चल रही है, आदर्श हाउसिंग स्कैम में कुछ हुआ ही नहीं। तो जब कानून का खौफ पैदा होता है तब ये चीजें रुकती है, और कानून का खौफ पैदा ही नहीं हो रहा है। उनको पता है 84 के दंगों में जो लोग जिन्होंने नरसंहार किया सिखों का, आज तक उनको कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा। 1990 में जिन लोगों ने हिंदुओं का नरसंहार किया कश्मीर में, उनका कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा। ये खौफ तब शुरू होता है जब कानून कठोर हो और सजा जल्दी मिले। घर में बच्चा वही डरता है, ये नहीं कि आज गलती किया और पिताजी 6 महीने बाद उसको थप्पड़ मार रहे हैं ना। आज ही गलती किया और पिताजी ने आज ही उसको थप्पड़ मार दिया, अगली गलती नहीं करेगा। अब ये होगा नहीं, पहले बच्चे की जांच होगी, इसने गलती किया कि नहीं किया, 6 महीने जांच चलेगी, फिर पिताजी डिसाइड करेंगे 1 थप्पड़ मारूं कि 2 थप्पड़ मारूं, तब बच्चा लाइन और उसमें बचाव के लिए माताजी आ जाएंगे, बचाव के लिए माताजी, जैसे वकील खड़े हो जाते हैं। वकील खड़े हो जाते हैं। ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे नहीं होता है। आप जरा सोचिए, सिंगापुर में एक आदमी 900 ग्राम गांजा लेके गया था और 6 महीने के अंदर फांसी दे दिया। सिंगापुर में ड्रग रत्ती भर आपको नहीं मिलेगी, गांजा, चरस, अफीम, कोकीन, जो यहाँ सुल्फा फुल्फा दुनिया भर का मिल रहा है। रेव पार्टियां हो रही हैं भारत में, सिंगापुर में एक नाम नहीं मिलेगा। क्यों? पहले तो वहां आदेश था कि ड्रग के साथ पकड़ा जाए देखते गोली मार दो। बाद में कुछ लोगों ने मानवाधिकार की दुहाई दिया तो उन्होंने फिर क्या किया, अच्छा बोले देखते गोली नहीं मारेंगे, हम इसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर 6 महीने के अंदर फांसी दे देंगे। अब उन्होंने उसको नया रूप दे दिया। क्या मजाल किसी की चली जाए। और यहां देख लो, 9-9 कुंटल गांजा, 9-9 कुंटल चरस, अफीम, हीरोइन, कोकीन, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां पे ड्रग नहीं बिक रही है। ऐसा कोई, अब तो स्कूलों तक ड्रग पहुंच गई। पहले कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ड्रग थी, अभी स्कूल में पहुंच गई, 10वीं 12वीं के स्कूल में ड्रग पहुंच गई। हमारी पूरी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही। क्यों? क्योंकि हमने कानून बनाया नहीं, ऐसा हमने कभी तुलना ही नहीं किया। आप जरा सोचिए, मान लीजिए आपके घर में बार बार चोरी हो रही हो और बगल वाले घर में चोरी ना हो, तो आप क्या करोगे? बगल वाले से पूछोगे ना, भैया तूने कौन सी कंपनी का ताला लगा रखा है, तुम्हारा ताला नहीं टूटता, क्या कारण है तुम्हारे यहाँ नहीं होती, पूछोगे। हमारे देश में हमने कभी ये सिस्टम बनाया नहीं। हमारे वित्त मंत्री दुनिया के वित्त मंत्रियों से मिलकर वित्त के ऊपर चर्चा करेंगे, हमारे विदेश मंत्री दुनिया के विदेश मंत्रियों से मिलकर विदेश नीति पे चर्चा करेंगे, हमारे रक्षा मंत्री दुनिया के विदेश रक्षा मंत्रियों से मिलकर रक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे। आज तक कभी सुना कि हमारे कानून मंत्री सिंगापुर के कानून मंत्री से मिल के बात कर रहे हो कि भैया आपके यहाँ कौन कौन सा बढ़िया कानून हमें बताओ? कभी आपने सुना कि हमारे कानून मंत्री जाके अमेरिका के कानून मंत्री, जापान के कानून मंत्री, रूस के कानून मंत्री से या चीन के कानून मंत्री से बात करके पूछ रहे हो कि बताओ कि भाई आपके यहाँ कौन कौन सा कानून चल रहा है, मुझे भी बताओ, मुझे घूसखोरी खत्म करनी है, जमाखोरी खत्म करना है, आतंकवाद खत्म करना है, या ये फर्जीवाड़ा खत्म करना है? कभी चर्चा ही नहीं होती। हम अपने, और हमारे यहाँ जो बाबू नौकर साहब है वो कहते नहीं, नई बोतल में पुरानी शराब डाल देंगे। सरकार जब कहेगी कानून बदलो तो वो चुपचाप एसी के कमरे में बैठे बैठे केवल थोड़ा सा उसमें कहते नहीं एक आर्टिफिशियल चेंज करके और उसको लाके दे देंगे। यही हो रहा है इस भारतीय। इसलिए मैं कितनी बार कह चुका हूं, अगर भारत में अपराध खत्म करना है तो सबसे पहले झूठ को गंभीर अपराध घोषित करिए। सबसे पहले झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए। जिस दिन झूठ यहां गंभीर अपराध घोषित हो गया और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन गया, आधी समस्या खत्म। लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि तारीख पे तारीख चल रही है। जैसे हर्षवर्धन है,
जिसने नकली एम्बेसी बनाई, अरबों रुपए इसने कमा रखा है। फर्जी गवाह 10,000 रुपए में तैयार हो जाते हैं गवाही देने के। जो फर्जी दूतावास बना सकता है वो फर्जी गवाह खरीद लेगा। और 10-10 हम कहते हैं मान लो 1-1 लाख रुपए भी गवाह पे खर्च करना पड़े, 100 गवाह 1 करोड़ रुपए में 100 गवाह खरीद लेगा और 100 लोगों से गवाही कराएगा। एक तारीख महीने में एक तारीख पड़ेगी तो 100 महीने तक तो केवल उसके गवाहों के बयान होंगे, क्योंकि उसने 100 गवाह खड़ा कर दिया। लो जी, कर लो, अब कर लो बात। आप क्यों नहीं करते? क्यों नहीं? इस जो पकड़ा गया है फर्जी दूतावास बनाने वाला, इसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करो, इसको सीधे सजा दो। जो सूरत में नकली जज बना, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का टेस्ट करो, उसको सीधे सजा दो। क्यों ये गवाहों के बयान, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर ये फिर वो। और इस घटिया सिस्टम के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग परेशान होके मुकर जाते हैं, गवाही देने नहीं आते। भाई किसी का ट्रांसफर हो गया, कहीं और नौकरी करने चला जाएगा, मान लो गाजियाबाद में कोई गवाही दे, बाद में उसकी नौकरी लग गई दुबई में, अमेरिका में लग गई, तो वो तो नहीं आएगा। बिल्कुल वो नहीं आएगा तो ये सबूत के अभाव में छूट जाएगा। ये जो सिस्टम चल रहा है, इसको बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से पूरा फर्जी दूतावास बनाकर खड़ा कर दिया, इसकी बुनियाद क्या है ये थोड़ा सा समझना होगा। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि देश में इस चीज को लेकर बदलाव आए और बदलाव के लिए सरकार आगे बढ़े। शायद यही बात इसीलिए आप बार बार कहते हैं और आपकी बात सुनकर लोग कहते हैं कि इनको एक कानून मंत्री बना दो। फिर तो मतलब बहुत सीरियस। आप देखिए ना, अब कोई कोर्ट बनाकर खड़ा हो गया है, बैठ गया है और सब चीजें अपना चल रही हैं आराम से। डीएम उसके नोटिस पर आदेश दे रहे हैं। ये बहुत बहुत संगीन है ये सारी चीजें और इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। और इसीलिए हम ऐसे मुद्दे आपके लिए लेकर आते हैं जिनको शायद आप हेडलाइन पढ़कर निकल जाते हैं और उसके अंदर देखिए कितनी बड़ी साजिश होती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।